दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो हमारा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी एमसीक्यू का, तो उसके यहाँ पर सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सेट 1 को पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट 2 की तरफ चलेंगे और ये जो सीरीज़ अभी चल रही है फ़िलहाल, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी हिस्ट्री का ही यहाँ पर क्वेश्चन होगा। और इसमें हम लोग हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस को देखेंगे और प्लस हम लोग क्या करेंगे, 20 जो क्वेश्चंस होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। और ये जो बुक है वो एडुटेरिया का है, जिसमें 6 to 12 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको कवर किया गया। तो इसका सेट 2 है। तो अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना दिया है, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से बात करेंगे, तो हमारा चर्चा जो होगा क्वेश्चंस को लेकर होगा ही होगा, साथ में हम लोग इसके डिटेल पर भी थोड़ा मोड़ा जो डिस्कशन होगा, जो ज़रूरत का होगा वो करते हुए चले जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्द ही वीडियो को ख़त्म किया जाए, लेकिन जो अगर मान लीजिए डिस्कशन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धैर्य भी आप लोग बनाए रखेंगे। और यहाँ पर कोई फालतू डिस्कशन नहीं होगा, जो भी होगा टॉपिक से रिलेटेड ही होगा, ताकि आपका टाइम का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो और आप कुछ यहाँ से सीख कर जाएँ। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो पहला है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, तो जानते हैं कि ये सही है। और इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ कहाँ से आई है, तो पश्चिम से आई है, तो ये भी सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो देखिए आधुनिक समाज में आप जानते होंगे कि आधुनिक समाज कैसा होना चाहिए, तो उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। उसमें समानता होना चाहिए, तो बिल्कुल है कि आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए और लोकतंत्र वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी 1 2 4 आपको आंसर नजर आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है सामंती व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सामंती व्यवस्था जो थी ये मध्यकालीन जो समाज था हमारा, उस समय की ये विशेषता हुआ करती थी, तो अब सामंती व्यवस्था नहीं चलती है, यानी आधुनिक समाज में यहाँ पर 1 2 और 4 हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था, तो याद रखिएगा कि जेम्स रेनेल को ये सौंपा गया था काम। किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था। तो ये जो थे उस समय का जो सर्वेक्षण विभाग था उसके हेड थे जेम्स रेनेल, और इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया था। आगे है कि 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। तो पहला है इसमें कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। और दूसरा है कि अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन व्यवस्था पर पड़ा। जर्मन जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर अमेरिकी महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब 1929 में आर्थिक महामंदी आती है तो सबसे भयानक महामंदी में इसको माना जाता है, और अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में जो बिकवाली है इसके कारण ही ये महामंदी आई थी। ठीक है, और जो जर्मन अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद ही हो गया था। ठीक है, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निर्यात लगातार गिरते जा रहा था, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो लोग थे, मतलब जब ये चीज़ पता लगता है कि मंदी आने वाली है तो लोग अपना शेयर जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी वो बेचने लग जाते हैं, और शेयर बेचने के कारण ही ये मंदी आई थी। तो बिकवाली उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर, शेयर बेचना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए 5 नंबर 46 में। देखिए 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हड़ताल हुआ था इसका कारण ए और बी दोनों था, यानी कम वेतन भी था और ख़राब भोजन भी था। ठीक है, तो ये दोनों के कारण ही ये हड़ताल हुआ था, और लोग जो है वो मतलब जो भी पुलिस है वो हड़ताल पर उतर गए थे, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अगला है बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैप्टन हडसन है जो यहाँ पर पहुँचता है दिल्ली में, और दिल्ली में ही इनके बेटों को गिरफ्तार करता है और लाल किला के पास जो है इनको फांसी दे देता है, इनके बेटों को। और जो ये निकोलसन है ये पहले दिल्ली पर आता है अटैक करने के लिए, लेकिन इसको मार दिया जाता है जो विद्रोही हैं उनके द्वारा। फिर यहाँ पर हडसन आता है और इनके बेटों को, यानी बहादुर शाह जफर के बेटे को पकड़ के और जो लाल किला के आसपास है वहाँ पर फांसी दे देता है। आगे बढ़ते हैं, कैम्पबेल के बारे में से आप जानते ही होंगे कि कैम्पबेल जो थे ये कानपुर के क्षेत्र में थे। इसके अलावा जो नील थे ये बनारस और जो इलाहाबाद का क्षेत्र था वहाँ पर ये जो है इस विद्रोह को दबा रहे थे। 1857 के विद्रोह की यहाँ पर चर्चा हो रही है।
अगला है वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें पहला है कि वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। ठीक है। और दूसरा है कि वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचना चाहते थे। सत्य कथन बताना है, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। जब तक कंपनी को मतलब कोई भी कंपनी है वो इसीलिए बनती है ताकि उसको लाभ हो, कोई भी वाणिज्यिक कंपनी हो। तो यहाँ पे चीज़ें ये सस्ती दर पे खरीदेंगे और उच्च कीमतों पर बेचेंगे तभी तो इनको लाभ होगा। ठीक है। तो ये चीज़ यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यानी मुख्य लक्ष्य वही था कि प्रतिस्पर्धा से बचना है और लाभ कमाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और जो कंपनी के बीच टकराहट का जो मेन कारण था वो था कि फरमान का दुरुपयोग। यानी यहाँ पर मुगल बादशाह से अंग्रेज़ों को ये फरमान मिला कि वो जो है इस क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे व्यापारी हैं उनको भी उन क्षेत्रों में यानी जिन क्षेत्रों में इनको व्यापार करने का अधिकार मिला वहाँ पर व्यापार नहीं करने देना चाहते थे। यानी जो अंग्रेज़ हैं वो या कंपनी जो है ये व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना चाह रही थी जो कि सिराजुद्दौला नहीं चाहते थे। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं टकराहट होता है। और इसी का टकराहट का ही नतीजा था 1757 का जो पलासी का युद्ध था वो। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला के संबंध में आपको बताना है कि 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये गलत है। ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद नहीं बने थे, ये बने थे अलीवर्दी खां के बाद। तो याद रखिएगा ये अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बने थे। इसके अलावा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तो ये बिल्कुल ही सही है, टैक्स को लेकर ही विवाद था जो मैंने अभी पीछे बताया आपको। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो 1757 में पलासी होता है तो ये भी सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो जानते हैं कि सिराजुद्दौला जो हारते हैं इसमें सबसे प्रमुख कारण कहा जाता है कि जो इनका सेनापति था मीर जाफर, इसने धोखा दिया था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको ऑफर किया था कि भाई अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, जैसे जो कि होता भी है आगे चल के आप देखते हैं। तो मीर जाफर का धोखा यहाँ पर सबसे बड़ा कारण हो जाता है। इसके अलावा भी कई लोगों ने धोखा दिया था लेकिन मीर जाफर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है पलासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन इसलिए नहीं संभाला था कि उसका उद्देश्य व्यापार फैलाना था, बल्कि उस समय परिस्थितियां वैसी नहीं थी कि शासन को या प्रशासन को अपने हाथ में लिया जा सके। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला जो है वो असत्य कथन है। और अगला है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो जानते हैं कि ये सत्य है। तो पहला हमारे पास ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम ना बन के क्या होता है मीर जाफर बनता है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मीर कासिम तो बाद में आता है, पहले यहाँ पर मीर जाफर बनता है। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इस हिसाब से सही हो जाएगा तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से। बाद में फिर वो लोग डिसाइड करता है कि हमको प्रशासन भी करना है तो आगे चल के, यानी यहाँ पर केवल 2 जो कथन है वो गलत है। ठीक है। सत्य के अकॉर्डिंग देख रहे थे, इस वजह से कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा था। तो याद रखिएगा पहला सही है, यहाँ पर दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जाफर होगा। अगला है 1764 में जो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जानते हैं, इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन था बक्सर के समय में। तो मीर जाफर था। क्यों था? क्योंकि देखिए मीर कासिम पहले रहता है, फिर मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा उसको भगाया जाता है वहाँ से, फिर वो भागता है। जैसे ही मीर कासिम बंगाल छोड़ता है वापस बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाता है? मीर जाफर को बना दिया जाता है। तो फिर बक्सर की जब लड़ाई हो रही है तो यहाँ पर मीर जाफर ही बैठा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कि बक्सर के युद्ध के संबंध में आपको बताना है। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुई। तो जानते हैं कि गलत है। मीर कासिम के अलावा भी अवध के नवाब भी थे और जो भारत के यानी मुगल साम्राज्य के जो नेता थे वो भी थे। और अगला है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी का जो अधिकार है वो दे दिया। तो बक्सर के युद्ध के बाद आप जानते हैं कि बंगाल का जो दीवानी है वो तो मिला ही मिला, इसके अलावा फौजदारी जो है वो नवाब को दे दिया गया था। यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 में। तो ना तो 1 ना ही 2 सत्य कथन को पहचानना है।
तो बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी का अधिकार दे दिया। तो ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में कौन देगा, तो जो बंगाल का जो नवाब है वो लोग, मतलब वो तो बंगाल का नवाब आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि वो अंग्रेज़ों के अंडर ऑलरेडी आ चुका था। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला है सहायक संधि के संदर्भ में। तो देखिए, सहायक संधि अपनाने वाली, यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है, इसको पहले देखना जरूरी है। तो सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, ये बात बिल्कुल सही है। और सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, तो ये भी सही है। और अगला है कि सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जानते ही हैं कि सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और ये पर्पस ही यही था। ठीक है, जो हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ा है उसी पर्पस से लाया गया था। अगला है हैदर अली मृत्यु। इसकी मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो आप जानते होंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। ठीक है, तो ये 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1782, और बाद में फिर टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व करता है। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए, तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें यह है कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो ये जो है स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग को सत्य पहचानना है, तो ये गलत है। दूसरा है कि फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ संबंध, तो जानते ही हैं कि टीपू का फ्रांसीसियों के साथ बढ़िया संबंध था, और फ्रांसीसियों ने ही इसके सेना का आधुनिकीकरण करने में हेल्प किया था, मदद किया था। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जो है ना, वो अंग्रेज़ों की जो मंशा है उसको वो समझ गया था। ठीक है, और जो अंग्रेज़ों के व्यापार में जो अंग्रेज़ व्यापार करते थे उसको रोकने के लिए इसने क्या किया कि जो भी उस एरिया में था, यानी जो भी इस एरिया में चंदन की लकड़ी या काली मिर्च और इलायची का जो व्यापार करता था, उस व्यापार को, उस निर्यात को वो रोका था। ठीक है, तो अपने रियासत में नहीं, उस एरिया में पड़ने वाले सभी रियासतों को उसने रोक लिया था, जितने भी रियासत थे। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर गड़बड़ है कि 1785 में उसने ऐसा नहीं किया था, 1786 में ऐसा नहीं किया था, 1785 में ऐसा किया था। तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट गलत है कि 1785 में इसने बोला था कि भाई चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात है वो रोक दो, अंग्रेज़ों को नहीं लेकर जाने देना है। अगला है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था, तो ये सही है। दूसरा है कि वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, तो जानती हैं कि वोडियार वंश के हाथों में ये सत्ता चली गई थी। इससे पहले भी, यानी जो हैदर अली के आने से पहले भी जो ये मैसूर का साम्राज्य था वोडियार राजवंश के हाथ में ही था। तो बाद में फिर इन्हीं के पास चला गया, और एक मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई, तो जो सर्वोच्चता की नीति है ये किसका है, याद रखिएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ठीक है, तो ये शुरुआत में आप देख रहे हैं कि कंपनी क्षेत्र विस्तार के लिए कैसी नीति चला रही थी, आक्रामक नीति चला रही थी। ठीक है, तो बाद में जब लॉर्ड हेस्टिंग आया तो ये सर्वोच्चता की नीति लेकर आया, क्योंकि ये चाहता था कि मतलब अपने सत्ता को सभी जितने भी यहाँ पर देसी रियासत थे उनके ऊपर दिखाना, ताकि लोग जो है धीरे धीरे करके इन लोगों को स्वीकार कर लें और इन लोगों का जो सत्ता है वो सर्वोच्च हो जाए। अब देखिए, रानी चेन्नम्मा के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन है कि रानी चेन्नम्मा जो है ये इनका संबंध कर्नाटक से है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, तो ये गलत है। ठीक है, इनका जो आंदोलन था वो अहिंसक नहीं था, वो कैसा था, तो वो हिंसक था। और अगला है कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो ये सही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सत्य कथन पहचानना है, तो 1 और 3 जो है वो सही है, और ये कर्नाटक में थी, कित्तूर राज्य था। ठीक है, कित्तूर, तो कर्नाटक के कित्तूर वाले क्षेत्र में वहाँ की ये रानी थी, और इन्होंने हिंसक लड़ाई जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी।
आगे बढ़ते हैं कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया, तो जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सिंध पर 1843 में ये किया गया था। और इस समय में कौन था, तो एलन बरो था। वायसराय कौन था, तो एलन बरो, याद रखिएगा, या गवर्नर जनरल एलन बरो के समय में हुआ था। और यहाँ पर जो सिंध में भेजा गया था वो किसको भेजा गया था, तो नेपियर को भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नेपियर गया था जिसने सिंध पर कब्जा किया था। यहाँ पर 21 नंबर में आपको मिलान कर देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी सतारा कब हुआ था, तो सतारा आप जानते होंगे, सतारा जो कब हुआ था, तो सतारा आप जानते होंगे कि 1848 में, यानी शुरुआत यहीं से होता है। इसके अलावा संबलपुर है जो 50 में, फिर आप आएंगे तो आ जाएगा उदयपुर, ये हो जाएगा 52 में, और नागपुर हो जाएगा 53 में। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा। अगला है अवध के अधिकरण के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें पहला है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और अगला है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगला है कि जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो ये गलत है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कुशासन का आरोप लगाकर ही अवध को मिलाया गया था। तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए जो न्याय व्यवस्था है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी सत्य ही बताना है कि हर जिले में 2 अदालतें बनाएगी, फौजदारी और दीवानी। आप जानते हैं कि कलकत्ता में ये स्टार्टिंग हुआ था फौजदारी और दीवानी अदालत से। दूसरा स्टेटमेंट है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। जबकि तीसरा जो है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो ये सही है। तो 1 और 3 तो सही है कि फौजदारी अदालत भी काजी और मुफ्ती के अंदर थी और कलेक्टर की निगरानी में वो लोग काम करता था। लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा वाला इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि दीवानी अदालत के मुखिया जो थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन इसकी जो कार्य हैं वो यूरोपीय पद्धति पर ना चल के कैसे चलती थी, तो वो भारतीय पद्धति पर चलती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय कानूनों के अनुसार इसको चलाया जाता था। जो भी मौलवी या हिंदू कानून थे उनके आधार पर इसको चलाया जाता था। अब आगे आ जाते हैं 24, वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। तो 24 में आप जानते होंगे कि जो एडमंड बर्क है, इन्हीं के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हुआ यूँ था कि कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया था, तो उसी के आरोप में चलाया गया था। और ये 7 साल तक महाभियोग चला था, 7 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद इसको वॉरेन हेस्टिंग्स को रिहा कर दिया गया। 7 साल तक ये चला था। आगे है कि जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त के बारे में जानते हैं कि 1793 में आया था। और कौन लेकर आया था, तो ये कॉर्नवालिस लेकर आया था। ठीक है, और ये लागू जब बंगाल में हुआ तो बंगाल में कौन था, वेलेस्ली था। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में थोड़ा सा यहाँ पर दिया भी है। तो देखिए, पहला इसमें है असत्य पहचानना है। देखिए, इसको भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। तो यहाँ पर असत्य है। तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो ये आपको सत्य दिखाई देगा, क्योंकि शुरू में तो कंपनी को फायदा हुआ, बाद में जमींदार खुद ही बहुत ज़्यादा जो टैक्स है या भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा उनके पास इकट्ठा ज़्यादा होने लगा। अगला है कि स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन भी गई थी। तो ये भी सही था कि जो ईमानदार थे उनका जो पैसा था, उनका अपना पैसा भी इसमें चला जाता था। तो ये भी सही है, जो ईमानदार जमींदार थे। अगला है कि किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो ज़मीन पर जानते हैं कि ज़मींदारों का अधिकार हो गया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कोई भी गलत इसमें नहीं है। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था।
तो महालवाड़ी जब लागू हुआ तो इस समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 1822 में हुआ था, तो इस समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो इसको याद रखिएगा। और पता ही है कि महालवाड़ी मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ें तो महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में देखिए, अलेक्जेंडर रीड भी इसमें थे। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था, ये पहला है। इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है, रीड ना लेके किसने किया था? यहाँ पर मैकेंजी हो जाएगा महालवाड़ी में। ठीक है, रीड और मुनरो कहाँ पर मिलेंगे? रैयतवाड़ी में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। अगला है कि यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। तो जानते हैं कि गांवों के समूह को महाल कहा जाता था, और उन्हीं से मतलब उसका जो मुखिया होता था उसी से टैक्स वगैरह लिया जाता था। तो दूसरा नंबर तो सही है। तीसरा है कि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भू राजस्व की रकम है वो निश्चित नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिम्मेदारी तो महाल की थी, ये सही है, लेकिन जो भू राजस्व की रकम थी वो निश्चित नहीं थी, समय समय पर संशोधन उसमें होता रहता था, तो इसको ध्यान रखना। अगला है रैयतवाड़ी। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला है कि भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता है? सही है, जानते ही हैं इसके बारे में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें मुनरो भी थे और रीड भी थे, दोनों का रोल व्यापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में जो नील विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा कि बंगाल में जो नील विद्रोह है वो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 1859 इसका सही आंसर है। और इसमें जो दो नेता थे, एक थे दिगंबर विश्वास और एक थे विष्णु विश्वास, तो इन दोनों के द्वारा ये किया गया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। और नाम से ही लग रहा है कि नील के लिए था, क्योंकि नील में ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। अगला है कि कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था? तो याद रखिएगा कि जो बैगा है ये लोग पशुपालक नहीं थे। लबाड़िया थे, वन गुज्जर भी थे, गद्दी भी थे। गद्दी समुदाय तो अभी भी दिखाई देता है, लेकिन बैगा जो है ये लोग आपको नहीं मिलेंगे। अब सवाल है कि लाबड़िया कहाँ मिलेंगे? तो याद रखिएगा कि लाबड़िया कहाँ मिलेंगे? तो ये आंध्रा में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में ये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो हैं और पंजाब के पहाड़ों में आपको मिलेंगे वन गुर्जर। वन गुर्जर आपको पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों तरफ मिल जाएंगे, पंजाब के हैं या जम्मू कश्मीर के। और यहाँ पर ये जो गद्दी हैं ये भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये और एक समुदाय और है बकरवाल, ये भी कश्मीर में मिलता है, जो भेड़ वेड़ का पालन करता है, तो ये बकरवाल है, ये भी जम्मू कश्मीर में मिलता है। और बैगा आप जानते हैं कि ये मध्य भारत में ये लोग ज़्यादातर शिकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, शिकार वकार पर निर्भर करते हैं, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में, कुछ मात्रा में झारखंड वगैरह में भी मिलते हैं। आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, तो इसमें से बताना है कि क्या क्या असर पड़ा। सत्य कथन पहचानना है। तो आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ये पहला है। दूसरा है कि घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो है उनका मालिकाना हक जो है वो छीना नहीं गया था, उनको मालिकाना हक दिया गया था, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे आदिवासियों का या मुखिया का जो मालिकाना हक है वो छीना नहीं गया था, इनके पास शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन ये सच है कि उनको जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियम है उसके लिए बाध्य किया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा है वो सही है कि घुमंतु जो काश्तकार हैं उनको बोला गया था एक जगह पर रहो, उनके लिए उनको बाध्य किया गया था। और आगे चल के एक अधिनियम भी लाया गया था जिसमें उनको अपराधी भी घोषित किया गया था। आगे यहाँ पर विद्रोह को मिलाना है, तो जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में ही हुआ था। कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। वर्ली जो विद्रोह है ये हुआ था 1940 में, जबकि बस्तर हुआ था 1910 में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्ली कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में। बस्तर कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा, मध्य भारत में होगा। और कोल जो है ये झारखंड के क्षेत्र में है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में है। संथाल तो जानते ही हैं।
आगे है बिरसा मुंडा के संदर्भ में। तो बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, तो ये अब पढ़ते रहते हैं कि हाँ थे। और वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने के सलाह जो दिए थे। तो उनका जो सुधार आंदोलन था पहले फेज का, उसमें यही कहते हैं वो। और जनेऊ धारण और शुद्धता और दया पर भी जोर देते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो आप जानते होंगे कि वैष्णव धर्म से भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे, इस वजह से वो जनेऊ धारण करने की भी बात भी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या होता है, सत्य हो जाता है। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला सुनाया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो इस समय में जो होगा वही सुनाएगा। तो इस समय में कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 का जो क्रांति था उसके जस्ट बाद कैनिंग ने ये सुनाया था। 1856 में ही आप कह सकते हैं कि उसी समय बोला था, तभी विद्रोह जो है और ज़्यादा आगे बढ़ा था। तो इसमें 1856 में ही ये बोल दिया था, घोषणा पहले ही हो चुकी थी, बाद में इनको हटाया गया था। अगला है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए। तो कंपनी द्वारा जो कदम उठाया गया था, इसमें पहला है कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। तो आप जानते हैं कि जो एक्ट आया था उसके बाद ये चीज़ कर दिया गया था। इसके बाद 1850 में एक नया कानून आया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर यानी जो उत्तराधिकार है वो भी मिलेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला है मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई। तो इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और ये 34वीं जो रेजिमेंट है इन्फेंट्री, उसी के सिपाही थे। आगे बढ़ते हैं। अगला में आपको मिलाना है कि कौन कहाँ से नेता था। तो ये भी इजी है। तो नाना साहब आप जानते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे, तो ये कानपुर में मिलेंगे। जबकि बिरजिस कादिर कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता है आपको, ये झांसी में मिलेंगी। और रानी अवंतीबाई लोधी जो हैं ये राजगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई का। और ये राजगढ़ कहाँ पर है, तो ये एमपी में है, ठीक है। ये अवंतीबाई कहाँ मिलेंगे, एमपी। आगे है विद्रोहियों के संबंध में आपको बताना है। पहला है इसमें स्टेटमेंट कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहाँ 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सही है। यहाँ पे सत्य कथन पहचानना, सॉरी ये गलत है। अगला है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करी। तो ये सही है। और तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इनको 1858 में रंगून भेजा गया था और 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 1 साल बाद मृत्यु हुई थी। यही डिफरेंस है, बाकी सही है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या क्या बदलाव किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद बना गया जिसको इंडिया काउंसिल यानी भारत परिषद कहा गया। तो आप जानते हैं कि ये सही है। अगला है कि डलहौजी ने जो व्यक्तिगत सिद्धांत था उसको त्याग दिया गया, डलहौजी का। तो ये भी सही है। और अगला है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तो ये भी सही है। वो बोल दिया कि हम आपके इन सारी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो तीनों ही सही है। तो इसको डिटेल में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है, इसकी स्थापना किसने की, तो आपको याद होगा कि विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो विलियम जोन्स थे ये प्राच्यवादी थे, ठीक है। प्राच्यवादी यानी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे, उसको पढ़ने और पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते थे। तो याद रखिएगा विलियम जोन्स का नाम। अगला है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। तो बनारस में जो हिंदू कॉलेज है वो कॉर्नवालिस के समय में ही कब बना, 1791 में बना था, आपको याद होगा। और इनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। तो मैकाले मिनट्स के आधार पर 1835 में ये पारित किया गया कि जो भी अब आगे चल के शिक्षा दिया जाएगा वो अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। और जो भारतीय भाषाएं हैं जैसे संस्कृत है या फारसी है, इनको अब आगे प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। आगे 1854 का वुड्स डिस्पैच आया। तो इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है,
इसमें पहला है कि वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें यही बोला गया कि इनको जो शिक्षा दी जाएगी वो यूरोपीय पैटर्न पर ही आधारित होगी। अगला है कि वुड नीति के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किए जाने की बात हुई ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एक सरकारी विभाग की बात हुई और वही सारा नियंत्रण करेगा। और अगला है कि दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था, तो ये भी सही है कि अंग्रेजी शिक्षा का जो एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों के द्वारा बताया गया था। कहा गया था कि मतलब भारतीयों को वाणिज्यिक और जो व्यापार है उस क्षेत्र में समझने के लिए अंग्रेजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से इनका चरित्र का विकास होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में आपको बताना है। तो पहला है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ठीक है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी स्वदेशी पर जोर देते थे, ये आप जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है कि उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देगी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगला है कि उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, तो ये भी सही है। वो कहते थे कि सिर्फ पढ़ लेना और लिख लेना ही शिक्षित होना नहीं है, इसके अलावा भी आपको जो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं नैतिकता का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ भी ज़रूरी है। आगे आते हैं कि टैगोर के शिक्षा के संबंध में जो विचार है उसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला है कि टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, तो ये भी सही बात है कि टैगोर भी स्वदेशी शिक्षा चाहते थे। इसके अलावा अगला है कि उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित की जाती है, तो ये सही बात है कि वो कहते थे कि एक बच्चा जो है वो ज़्यादा तेज़ या इंटेलिजेंट तभी होगा जब उसको प्राकृतिक परिवेश में, यानी ओपन स्कूल की बात करते थे कि स्कूल की चार दीवारी के अंदर बच्चा को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ओपन स्कूल होना चाहिए, यानी पेड़ पौधों के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि उनका दिमाग और ज़्यादा विकसित हो। तीसरा है कि टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, तो ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। वो चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ली जाए और भारतीय परंपरा की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ली जाए, दोनों को मिक्स किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अगला है सती शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सती शब्द का जो अर्थ है वो होता है सदाचारी महिला, ठीक है, सदाचारी महिला। जो सती प्रथा जब चलती थी तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि वो जो महिला है वो सदाचारी है और मतलब उन पर कोई आरोप नहीं है, तो इस सारा चीज़ को लेकर होता था। राजा राम मोहन राय के संबंध में बताना है आपको। कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना उन्होंने की थी, तो आप जानते हैं कि ये सही है, 1828 में ये करते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा से ही जो भारतीयों में जो रूढ़िवादिता है, जैसे सती प्रथा या विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देते थे, तो ये रूढ़िवादिता खत्म करने के लिए जो अंग्रेजी शिक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से वो सपोर्ट करते थे। और अगला है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, तो ये गलत है, ये राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, उन्होंने सती प्रथा के लिए किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए जो काम करने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, सत्य ही हमको पहचानना था। अगला है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर समाज सुधार की पहल प्रारंभ की किसने, तो आप जानते हैं कि किसने की थी, तो वो ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। ये कहते थे कि जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर यानी वेदों की तरफ ये इशारा करते थे और कहते थे कि उसको पढ़िए और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लीजिए, तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, तो आप जानते हैं कि विधवा जो है ये कैनिंग के समय में आया था और 1856 में ये एक्ट आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करना। तो देखिए लड़कियों के लिए जो स्कूल खोलने वाले थे इसमें हो जाएगा कि यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्षेत्र आप जानते हैं कलकत्ता वाला क्षेत्र है। ज्योतिबा राव फुले आपको कहाँ मिलेंगे, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेंगे। आर्य समाज के बारे में आपको पता है कि पंजाब के क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ पर भोपाल की बेगम आपको अलीगढ़ यूपी में मतलब अलीगढ़ के क्षेत्र में मिलेंगी। तो यही हो गया।
तो इसमें ये लोग महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने में आगे रहे। अगला है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की थी। तो ये जो है सही स्टेटमेंट है, सत्य ही हमको पहचानना है और ये सही है कि ताराबाई शिंदे जो है इन्होंने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। और अगला है पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो सभी महिलाओं या सभी जातियों की महिलाओं के लिए नहीं लिखा था, केवल जो ऊंची जातियाँ थी उन्हीं की महिलाओं को टारगेट करके एक किताब लिखा था। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप जानते हैं कि बाल विवाह के लिए 1929 में एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि 18 साल लड़का का तय किया गया 18 ईयर्स और लड़की का 16 ईयर्स रखा गया था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1840। 1840 में परमहंस मंडली आया था और ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहली संस्थाओं में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो समाज सुधार के क्षेत्र में आया था उसमें ये आता है ताकि जाति व्यवस्था जो है उसको ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है जाति सुधार आंदोलन के संबंध में। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इसमें सत्य पहचानना है हमको, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा है कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। तो मतुआ पंथ किसका था? हीरादास ठाकुर का था, पूर्वी बंगाल में था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सतनामी जो थे ये पश्चिमी भारत में ना करके ये कहाँ थे? मध्य भारत में थे। तो इसको याद रखिएगा कि घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन जो शुरू किया गया था वो था मध्य भारत में और पूर्वी बंगाल में था हीरादास ठाकुर का मतुआ पंथ जो चांडाल काश्तकारों के बीच काम कर रहा था। आगे है कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा काफ़ी फेमस है और ये नारा है नारायण गुरु का। ठीक है, नारायण गुरु कहाँ के थे? गुरु थे तो ये केरला में, केरल के थे और एझावा जनजाति, एझावा जाति से ये संबंधित है। ठीक है, और एझावा जाति से संबंधित है और जातिगत भिन्नता के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका ये विरोध करते हैं और उसी में कहते हैं कि सबका एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है। मानवता का एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है। अगला है गुलामगिरी। तो जानते हैं गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किया था। तो ये कब किया था? तो 1873 में किया था और इसमें भी वो किसके बारे में बात करते हैं? तो जाति व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इसका क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। जाति व्यवस्था में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करने पर बल देते हैं। और गुलामगिरी ये इसलिए पुस्तक लिखी गई थी, नाम से ही लग रहा है कि गुलामों के बारे में बताया जा रहा है और ये वैसे गुलाम थे जो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में जाते थे और वहाँ पर उनकी बुरी स्थिति देखने को मिलती थी। तो लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में जो गुलाम गए थे उस समय में अंग्रेजों के द्वारा ले जाया जा रहा था, उसको लेकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1867 1867 में किया गया था और इसमें भी जातीय बंधन को ख़त्म करना या जो विधवा विवाह है इसको आगे बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। और आत्मा राम पांडुरंग का नाम आप जानते हैं कि इसमें जुड़ा हुआ है। भारतीय आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये लाया गया था लिटन के द्वारा और ये 1878 में लाया गया था। लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था और आर्म्स एक्ट भी लाया गया था और ये 1878 में ही लाया गया था। तो यहाँ पर लिटन का नाम आप याद रखेंगे। अगला एल्बर्ट बिल है। एल्बर्ट बिल के संबंध में बताना है आपको क्या सही है। तो देखिए एल्बर्ट बिल में है कि 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। तो पहला तो सही है कि 1883 में ही हुआ था। अगला है कि इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो ये गलत हो जाता है। एल्बर्ट बिल था क्या? तो एल्बर्ट बिल ये था कि अगर भारतीयों से संबंधित कोई अगर मुकदमा है उसका सुनवाई कौन करेगा? तो अंग्रेज करेगा। ठीक है, तो भारतीयों के संबंधित जो भी होगा उसका सुनवाई अंग्रेज करेगा और अंग्रेजों से संबंधित अगर कोई है तो वो भारतीय जज भी कर सकता है। ठीक है, तो अंग्रेज से संबंधित भारतीय जज भी कर सकता है। इसी को लेकर अंग्रेजों ने विरोध किया और एल्बर्ट बिल का विरोध में एक विद्रोह हुआ जिसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह। ठीक है, श्वेत विद्रोह कि भाई हमारा जो मुकदमा है उसका सुनवाई भारतीय जज नहीं करेगा, हमारे जज ही करेंगे। तो उसके खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ और ये लाया कब गया था? तो 1883 में और इस समय में कौन है? रिपन है। गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? रिपन है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में आपको बताना है। तो 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर थे A.O. ह्यूम, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो स्वराज की मांग आप जानते हैं कि सबसे पहले करने वालों में कौन थे, तो गरमपंथी थे। इन्होंने ही स्वराज की बात करते हैं, यानी लाल बाल पाल जो थे ये लोग स्वराज की बात करते हैं। और बाद में कांग्रेस के द्वारा भी इसको अपनाया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि स्वराज किस अधिवेशन में अपनाया गया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने बोला था कि भाई ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इस वजह से प्रशासनिक सुविधा जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, या प्रशासन चलाने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। और ये बोला कौन था, तो 1905 में कौन था, कर्जन था। तो कर्जन ने ये बात कही थी और 2 पार्ट में उसको बांट दिया था। और यहीं से फूट डालो राज करो की नीति भी कहा जाता है कि कर्जन का शुरू हो जाता है। 1917 में देखिए रूसी क्रांति हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से कौन से विचार निकल कर आए थे। तो रूसी क्रांति से सबसे इंपॉर्टेंट जो विचार था वो था समाजवाद का विचार, जिसका प्रभाव आगे चल के आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और भारत में भी जो सोशलिस्ट पार्टी है वो लगातार स्थापना होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भारत में सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1919 के पश्चात 2 राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने का क्या कारण था। तो देखिए जन भागीदारी जो बढ़ा, इसका पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे जनता को परेशानी हुई। 17 में रूसी क्रांति को देखकर भी लोग मोटिवेट हो गए। इसके अलावा गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का विचार भी था, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तो तीनों ही यहाँ पर कारण सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में आपको बताना है। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लाया गया था। तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिया गया था, किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था, और किसी को भी एक जगह पर इकट्ठा होने या बोलने पर रोक लगा दिया गया था। अगला है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये भी सही बात है कि रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वही पहली बार मतलब अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंदोलन हो रहा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये जो आंदोलन चला रहे थे, कौन चला रहे थे, तो गांधी जी ही इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में आपको बताना है और सही कथन ही बताना है। तो आप जानते हैं कि ये जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ था और दोनों फिर आपस में मर्ज हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, स्वराज थी। तो सही बात है। गांधी जी ने कहा था कि हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज चाहिए, ये टारगेट गांधी जी ने रखा था। और अगला है कि बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हुआ, उपाधियां लौटाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो जानते हैं कि स्वदेशी को इसमें मुख्य मुद्दा बनाया गया और विदेशी कपड़ों की होली वगैरह जलाई गई। अगला है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंजाब में जो आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जो भ्रष्ट महंत बैठे थे उनको हटाने का टारगेट इसमें रखा गया था। और ये जो अकाली आंदोलन था ये कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चल रहा था। अगला है कि 1929 में पारित जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव था जो कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, इसके संबंध में आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप जानते हैं गलत हो जाएगा यहाँ पे, कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पारित हुआ था। और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 26 नवंबर ना होकर यहाँ पर क्या था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो अभी गणतंत्र दिवस के रूप में हाल में जो हम लोग देखते हैं अभी जो मनाते हैं वो यहीं से शुरू हुआ है। अगला भगत सिंह के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 1924 में भगत सिंह ने दिल्ली में जो फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाए, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ था वो HRA था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये पहले स्थापित हुआ था 1924 में। और ये जो दिल्ली में देखते हैं, सॉरी ये दिल्ली में नहीं हुआ था, मतलब 24 में जो स्थापित हुआ था वो HRA था। और यहाँ पर ये जो स्थापित हुआ था दिल्ली के फिरोजा कोटला में HSRA, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हुआ था कब, तो ये 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में हुआ था, याद रखिएगा।
और वो पहला वाला जो HRA है वो 1924 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला इसलिए गलत हो जाता है। अगला है कि 17 दिसंबर 28 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की इन्होंने हत्या की थी, तो ये आप जानते हैं कि सही है। और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने बम भी फेंका था, तो ये भी सही है। और इनके साथ कौन थे बम फेंकने में, तो बटुकेश्वर दत्त भी थे। और 23 मार्च 1931 में आगे चल के इनको फांसी दे दी थी। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो आप जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया और यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। तो द्वैध शासन केंद्र में लाया गया और यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता दे दिया गया। और 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी। तो ये भी सही है कि 1937 में जो चुनाव हुआ 11 में से 7 प्रांत में सरकार जो है वो कांग्रेस ने बनाया था। अगला है कि मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1940 में पारित किया था एक प्रस्ताव। और इसी में कहा था कि भाई अलग से हमको देश चाहिए, स्वतंत्र देश चाहिए। अगला है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि समाजवादी विचार वाले नेता थे ये, और दूसरा है कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी नेता भी थे और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने किया था। और अब जानते हैं कि 1941 में ये भारत छोड़ते हैं और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, जर्मनी पहुँच जाते हैं। ठीक है, और जर्मनी से फिर ये सिंगापुर आते हैं और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ये करते हैं। और फिर 1944 में भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, नागालैंड मणिपुर होते हुए, लेकिन ये इंटर नहीं कर पाते। अगला है भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो ये आप जानते होंगे कि इसका प्रारंभ जो है वो हुआ था 16 अगस्त 1946 को। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। कहा जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मारकाट जो है वो हुआ था, और ये इसीलिए हुआ था ताकि मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। और इसमें कलकत्ता में भयानक दंगे हुए थे और यहीं पर गांधी जी इन दंगों को दबाने के लिए पहुंचे हुए थे। तो इसी वजह से कभी कभी कहा जाता है कि जब आज़ादी मिल रही थी तो गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी बंगाल में थे और इसी दंगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, बंगाल के क्षेत्र में थे। अगला है मॉन्टेस्क्यू के संबंध में आपको बताना है। तो मॉन्टेस्क्यू को देख लीजिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो पुस्तक है, कानून की पुस्तक है, ये मॉन्टेस्क्यू से ही संबंधित है और इसी में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात इन्होंने सबसे पहले की थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्ता के विभाजन की बात जो है वो इन्होंने ही की थी और द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये मॉन्टेस्क्यू की ही पुस्तक है। अगला है फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सही बताना है। और अगला है कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। तो ये भी सही है कि उस समय में अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनी जाती थी और 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो ये कहीं ना कहीं सभी नागरिकों को नहीं था, वैसे पुरुषों को था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। तो वैसे लोगों के लिए था जो टैक्स चुकाते थे। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए ये नहीं था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। अगला है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में आपको बताना है। तो इसमें है कि फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम जो है मार्सिले है। फ्रांस का जो राष्ट्रगान है इसका नाम मार्सिले है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। और गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। तो ये भी सही है। तो मार्सिले है फ्रांस का, याद रखिएगा। और ये गीत स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते समय गाया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में आपको बताना है। तो पहला है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो आप जानते हैं कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं या पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। और अगला है कि कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। तो ये सही बात है कि सामूहिक उद्यम जो भी आप देख रहे हैं सरकारी चीज़ें वो समाजवाद से ही आई हैं। और तीसरा है कि मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो ये भी सही है कि मार्क्स यही मानते थे कि जो औद्योगिक समाज है वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी समाज है। और जो पूंजीवादी समाज होता है वो शोषक समाज होता है। वहाँ पे गरीब जो है और गरीब होता जाता है और अमीर जो है और ज़्यादा अमीर होता जाता है। अगला है खूनी रविवार।
खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें है कि घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था। तो ये जो है वो गलत है स्टेटमेंट। और इसमें दूसरा है कि मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि 8 घंटा कार्य कर दो भाई, वेतन बढ़ा दो और कार्य स्थिति में जो है हमारा वो सुधार कर दो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो हुआ था 1905 की क्रांति के समय में हुआ था। तो ये 1917 में ना होके कब हुआ था, 1905 में हुआ था खूनी रविवार। तो इसको ध्यान रखना। अगला है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थी। उस योजना को बोलते हैं डॉब्स योजना। ठीक है, डॉब्स योजना जो है ये जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, तो जर्मनी में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छपा गया और छापने के बाद मुद्रास्फीति से बचाने का प्रयास अमेरिका द्वारा इसको किया गया था। हालांकि मतलब उस छापने से मुद्रास्फीति नहीं हुआ था, जर्मनी ने खुद ही फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए या फ्रांस से मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मुद्रा छाप दिया, जिस वजह से वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पहुंचा और डॉब्स योजना लेकर आया था। तो यहाँ तक हमने हिस्ट्री की बात की थी जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड था, और सारा क्वेश्चन जबकि जो आपने देखा यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, अभी तक पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास करंट अफेयर्स है अब। तो पहला है इसमें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की बात हो रही है। हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 एक दिशा निर्देश लेकर आया है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर है पहला, यानी इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। नाम में ही मूल्य प्रवाह लगा हुआ है, तो याद रखिएगा मूल्यों से रिलेटेड है। अगला, बायो इमेजिंग बैंक, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये चर्चा में रहा है। तो ये है अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित करना। इमेज है तो इमेज मतलब छवि हो जाएगा, तो जैविक जो छवि है उनको संग्रहित करना है। 83 में आ जाते हैं। तो 83 में है कि डीआरडीओ द्वारा देखिए विकसित हुआ है काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो इसमें से पहला है स्टेटमेंट कि यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। तो बिल्कुल सही है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो ये काम तो करेगा ही करेगा। अगला है कि उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल गलत है, ये ड्रोन के लिए ही बनाया गया है, विमान और मिसाइलों के लिए नहीं बनाया गया है। अगला है कि लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। तो ये सही है, यानी 1 और 3 यहाँ पर सही है। तो इसमें से केवल 2 हो जाएगा कि 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता हाल ही में आई है, आप जानते हैं 2023। तो इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारतीय न्याय संहिता के संबंध में जब आप देखेंगे तो इसमें है कि धारा 106 जो है, 106 का 2 क्लॉज जो है ये हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। तो ये सही है कि हिट एंड रन के मामले में 10 साल का सजा किया गया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें है कि धारा 106(2) में एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये जमानती ना होकर क्या है, गैर जमानती है। ठीक है, गैर जमानती है। अगला है कि अनाज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। किस अनाज का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो इसमें से आप जानते हैं कि चावल का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये एक निकाला गया है, इसमें आपको बताना है सही कौन सा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में। तो इसमें है कि यह तकनीक नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये गलत हो जाता है। और अगला है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो ये सही है, यानी इसमें केवल 2 सही है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाया गया है। ठीक है, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता इसमें शामिल नहीं है। ये केवल और केवल कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन्हीं को टारगेट करता है, उसी के लिए लाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सही कथन इसमें बताना है। तो इसमें पहला है
कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है, तो ये गलत है। ठीक है। और अगला है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्था में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, यह भी गलत है। और अगला है कि यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो संख्या की बात की गई है तो इसको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, छात्रों की संख्या से नहीं है, बल्कि एक स्थिति को बताता है। ठीक है, तो संख्या से नहीं है, स्थिति को बताता है। वही जब आप यहाँ पे संविधान के तहत देखेंगे तो संविधान में इस तरह का कोई भी जो प्रबंध है वो नहीं किया गया है, इसके बारे में कुछ भी चरित्र के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बात करें तो यूजीसी को यहाँ पर जो कि रेगुलेशन का कार्य नहीं दिया गया है। ये कार्य कौन करेगा? तो ये कार्य करेगा अल्पसंख्यक जो आयोग होगा वो करेगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक जो आयोग है वो करेगा, यूजीसी यहाँ पर नहीं करेगा, तो यही यहाँ पर गलती हो जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो भी देशों के बीच कानूनी विवाद है उसका निपटारा यही करता है। अगला है, विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उड़ान ड्यूटी समय सीमा हाल ही में निर्धारित की गई थी और ये इसीलिए है कि चालक दल के सदस्य ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य इसमें शामिल किए गए। तो इसमें तय किया गया है कि जब लंबी अवधि हो तो आराम इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 36 से 48 घंटे तक इनको आराम मिलना चाहिए। ठीक है, और रात्रि ड्यूटी के घंटे का कम होना, रात्रि जो नाइट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो ईगल नेस्ट जो मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, ईगल नेस्ट अभयारण्य। अगला है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको पता होगा कि ये शेख हसीना है, जो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट है, डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? तो डार्क स्काई पार्क का जो खिताब है वो पेंच टाइगर रिजर्व को मिल गया। और डार्क स्काई पार्क से क्या होता है? रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है, इसी वजह से लाया जाता है। और ये IUCN लेकर आता है। ठीक है, डार्क स्काई जो पार्क है ये IUCN लेकर आया है। IUCN के बारे में जानते हैं आप, जो संरक्षित करता है प्रजातियों को। आगे बढ़ते हैं, दूरसंचार अधिनियम हाल ही में 2023 आया है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है, जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। और अगला है कि अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा जो है वो गलत है कि आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसे भी आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये रोकेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ये शक्ति रहेगी ही। तो ऊपर का दोनों सही है, लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देगा और संचार प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, और अधिनियम बाजार की सघनता को कम करेगा और निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही है। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, पहला है कि भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता और सफाई स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, तो बिल्कुल सही है कि शहर कस्बे सब इसमें शामिल होते हैं। और अगला है कि शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को फोकस किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यही लेकर आता है, और इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी भागीदारी निभाती है, तो तीसरा भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें शामिल है, और पहला तो सही है ही, तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है। सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI ये क्या है? तो देखिए, ग्रीन फ्यूल जो अलायंस इंडिया है, इस गठबंधन का लक्ष्य है कि भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनाना है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि डेनमार्क और भारत के बीच ये गठबंधन हुआ है, तो ये भी सही है, याद रखिएगा।
और हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना इसमें शामिल है। तो ये भी सही है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से बताना है कि किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जब आप आइएगा तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श तापमान 18 से 30 चाहिए। तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी चाहिए। हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो ये होता है दाल। तो दालों की जो कृषि है वो इसी समय में की जाती है। यानी ये सारा जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं दालों के लिए है कि ठंडी जलवायु चाहिए, 18 से 30 के आसपास टेम्परेचर चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए बढ़िया, और हल्की ठंड ये सह सकता है। आगे देखिए, स्टेम पहल आजकल काफ़ी न्यूज़ में है तो इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा, इसमें से सही पहचानना है। पहला है कि आई स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। तो ये बिल्कुल सही है। आई स्टेम क्या है? एक पोर्टल है और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको लाया गया। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? देखिए, शुरू की गई समवेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहाँ समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ये जो है मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, उसके क्षेत्र में ये काम करता है। अगला है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये सारा प्रोजेक्ट जो भी है तेल वेल निकालने का केजी बेसिन में हालांकि ये चल रहा है, तो ये काम एक ही करता है, वो है ONGC। भारत के बाहर हो या भारत के अंदर हो, ONGC ही करता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है PM मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस बार नासिक में ये हुआ है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलन जो 24 है इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, और इसमें जो नौसेना है ये नौसेना का अभ्यास है, बहुत बड़ा अभ्यास है और ये लुकिस्ट पॉलिसी के तहत होता है, यानी जो साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने सेट 2 के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसके डिटेल को भी डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आप BPSC TRE दे रहे हैं या फिर BPSC 70 का तैयारी कर रहे हैं या 78 या 71 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा भी रेलवे या SSC JSSC कहीं भी हर एग्ज़ाम में ये आपका हेल्प करने वाला है। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।